हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं संजय कुमार सिन्हा कौटल्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज बायोलॉजी सेशन में हम लोग एक नया चैप्टर देखते हैं। उस चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। उत्सर्जन तंत्र ना, सबसे पहले उत्सर्जन है क्या? उत्सर्जन का मतलब क्या? तो उत्सर्जन हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का या कुछ विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना, इस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। उत्सर्जन जिसमें अपशिष्ट पदार्थ या कुछ विषैले पदार्थ जो हैं जो शरीर से बाहर आते हैं, उस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो उत्सर्जन का डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। organisms expels waste product and other toxic substance from their body। ठीक है, ये उत्सर्जन का डेफिनेशन है कि ऑर्गेनिम्स एक्सपेल्स वेस्ट प्रोडक्ट एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर बॉडी, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। उत्सर्जन जीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थ या कुछ विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर करना ही उत्सर्जन कहलाता है। इसके दो नेचर्स हैं। अगर एक्सक्रेटरी का या एक्सक्रेशन का अगर देखा जाए तो इसकी दो प्रकृति है, टू नेचर्स। ये दो नेचर क्या है? तो एक हो गया आपका नाइट्रोजेनस, यानी जिसे हम लोग नाइट्रोजनी भी बोलेंगे, नाइट्रोजनी। और सेकेंड जो हो गया वो हो गया आपका ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जिसे हम लोग क्या कहेंगे? कार्बनिक। तो दो प्रकृति, दो नेचर उत्सर्जन के हैं, एक नाइट्रोजेनस और दूसरा जो है वो है आपका ऑर्गेनिक, कार्बनिक। तो नाइट्रोजेनस के अंतर्गत जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है वो क्या होंगे? तो इसके अंतर्गत हम लोग लिख सकते हैं यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। ठीक है, यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया। ये नाइट्रोजन के अंतर्गत एक्सक्रीटरी सब्सटेंस उत्सर्जित पदार्थ आएंगे। उसी प्रकार अगर ऑर्गेनिक के अंतर्गत देखा जाए तो इसके अंतर्गत जो एक्सक्रीटरी ओस आएंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो नेचर्स, एक हो गया नाइट्रोजेनस और दूसरा हो गया आपका ऑर्गेनिक। नाइट्रोजेनस के अंतर्गत यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया
और कार्बनिक के अंतर्गत, ऑर्गेनिक के अंतर्गत है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये डिफिनेशन है और ये उसकी प्रकृति हो गई। अब क्वेश्चन होता है या बनता है कि उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर, इनके एक्सक्रीटरी सबस्टांस के आधार पर संपूर्ण जीव को क्लासिफाइड किया गया। तो वो वर्गीकरण जो किया गया है निम्न भागों में किया गया। किस आधार पर है? तो वह है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी सबस्टांस, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्टांसेस। किस आधार पर? तो वह उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया है। का वर्गीकरण, तो ये वर्गीकरण जो है वह मेनली 3 भागों में किए गए हैं। संपूर्ण जीव को मेनली 3 वर्गों में बांटा गया है। एक हो गया आपका यूरियोटेलिक, फर्स्ट हो गया आपका यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक। सेकेंड यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक। और थर्ड जो है वह है आपका अमोनियोटेलिक। अमोनियोटेलिक। ठीक है, तो उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर ये 3 वर्गीकरण किया गया है, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और अमोनियोटेलिक। यूरियोटेलिक के अंतर्गत क्या एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होंगे, यूरिकोटेलिक के अंतर्गत क्या होंगे और अमोनियोटेलिक के अंतर्गत क्या होंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे यूरियोटेलिक, यूरियो इट मीन्स यूरिया। वैसे जीव जिनका उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है ना, उसे हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे? यूरियोटेलिक के अंतर्गत। ऑर्गेनिज्म that eliminate यूरिया। ठीक है, वैसे जीव जिनका उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो उनका उत्सर्जी पदार्थ जो है वह है यूरिया, उत्सर्जी पदार्थ यूरिया, यूरिया। उसे क्या कहेंगे हम लोग? तो उसे हम लोग यूरियोटेलिक कहेंगे, यानी यूरियोटेलिक के अंतर्गत ऐसे जीवों को रखेंगे। तो इसके अंतर्गत कौन से जीव आएंगे? एग्जाम्पल अगर दे दिया जाए, एग्जाम्पल पूछा जाए तो इसका हम लोग उदाहरण दे सकते हैं। जितने भी मैमल्स क्लासेस हैं, जीव जंतु, स्तनधारी वर्ग, जीव जंतु, स्तनधारी मैमल्स है ना, जीव जंतु, मनुष्य। ठीक है, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? यूरियोटेलिक। मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया है। या जीव जंतुओं का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया है। फ्रॉग, मेढक, इसे भी हम लोग यूरियोटेलिक के अंतर्गत रखते। ठीक है, तो पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, वो सभी का एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है वो है यूरिया। ठीक है, यूरिकोटेलिक, तो यूरिकोटेलिक के अंतर्गत ऑर्गेनिज्म्स that eliminate यूरिक एसिड, यूरिकोटेलिक यानी यूरिक एसिड। वैसे जीव जिनका उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल के रूप में हो, उसे हम लोग यूरिकोटेलिक के अंतर्गत रखेंगे।
वैसे जीव जिनका उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में हो, उत्सर्जी पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड के रूप में, यानी यूरिक अम्ल के रूप में हो, उसे हम लोग किस के अंतर्गत रखेंगे, तो वह है वर्ग जो है यूरिकोटेलिक। ठीक है, इसके अंतर्गत भी एग्जाम्पल, उदाहरण, बर्ड्स पक्षी, इंसेक्ट्स कीट पतंग, और रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कहने का मतलब सरीसृप। सरीसृप जीव जो हैं, जो रेप्टाइल्स रेंग का चलते हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे, यूरिकोटेलिक, यानी जिनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा, यूरिक अम्ल होगा। तो ये दो हो गया आपका, यूरियोटेलिक यानी उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया, यूरिकोटेलिक जिसका उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या है, यूरिक अम्ल, और लास्ट आपका बच रहा है थर्ड जो है, थर्ड अमोनोटेलिक, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो उसी तरह इसे भी हम लोग लिखेंगे, ऑर्गेनिज्म्स organisms that eliminate ammonia। अमोनिया, ठीक है। वैसे जीव जिनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा, अमोनिया, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्या होंगे, अमोनिया, उसे किस वर्ग में हम लोग रखेंगे, अमोनियोटेलिक में। और इसके अंतर्गत जो आएंगे फिश, मछली, टॉर्टोइज, कछुआ, क्रैब, केकड़ा, ठीक है। तो ये तीन वर्गों में उनके एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के आधार पर, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर ये तीन वर्ग में क्लासिफाइड किया गया है, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और अमोनियोटेलिक। फर्स्ट का यूरिया, यूरियोटेलिक इट मीन्स यूरिया का उत्सर्जन कर रहे हैं, यूरिकोटेलिक इट मीन्स यूरिक अम्ल का, और अमोनियोटेलिक इट मीन्स अमोनिया का निष्कासन करते हैं, ठीक है। तो यकृत में यूरिया का जो निर्माण, यकृत में यकृत में यूरिया का निर्माण जो होता है, एक प्रकार के यह मेटाबॉलिक साइकिल है, जैविक उपापचयी चक्र। इस उपापचयी चक्र को हम लोग, मेटाबॉलिक साइकिल को, इसे हम लोग यूरिया साइकिल भी कहते हैं, इसे यूरिया साइकिल भी कहते हैं, यूरिया चक्र, यूरिया चक्र भी कहते हैं, या इसे हम लोग ऑर्निथिन ऑर्निथिन साइकिल भी कहा जाता है, ठीक है। तो यकृत में यूरिया का जो निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को यूरिया चक्र या ऑर्निथिन चक्र के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होते हैं, तो लीवर यकृत में आपका अमोनिया प्लस CO2 आपस में कंबाइन करते हैं, और इसके फलस्वरूप क्या बनाएंगे, तो ये बनाएंगे यूरिया, ठीक है। जब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड यकृत में कंबाइन एक दूसरे से मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो इसके फलस्वरूप यूरिया का निर्माण होता है। और इस यूरिया को ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से यानी रक्त परिसंचरण के माध्यम से कहाँ पहुंचा दी जाती है,
परिसंचरण के माध्यम से इसे किडनी ब्रिक में पहुंचा दी जाती है। किडनी ब्रिक में पहुंचा दिया जाता है, जहां यह उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो यकृत में यूरिया का निर्माण, उस प्रोसेस को यूरिया चक्र या ऑर्निथेन साइकिल कहते हैं, जिसमें अमोनिया प्लस CO2 कंबाइन करते हैं और एक नया कंपाउंड बनता है यूरिया। यूरिया ब्लड रक्त परिसंचरण के माध्यम से किडनी में पहुंचता है, जहां से यह उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर आ जाता है। अब आते हैं उत्सर्जी अंग, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। उत्सर्जी अंग ऑर्गन्स, ठीक है। उत्सर्जन क्या है ये हो गया, उसकी नेचर क्या है ये भी हम लोग देख चुके हैं, और उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर 3 वर्गों में भी क्लासिफाइड कर लिए, और यकृत में यूरिया का निर्माण और किस तरह से वो ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकलता है वो भी देख चुके। अब हम लोग आते हैं कि उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी अंग कौन है। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के अंतर्गत मेन जो आपका है मुख्य उत्सर्जन, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जन अंग जो है वो क्या है, तो है किडनी। किडनी, ठीक है, जिसे गुर्दा भी कहते हैं, ब्रिक भी कहते हैं। किडनी, गुर्दा या ब्रिक। तो मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जन अंग क्या है, किडनी। इसके अलावा कुछ हेल्पिंग भी है, हेल्पिंग ऑर्गन। हेल्पिंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मानव शरीर का सहायक उत्सर्जन अंग में अगर देखा जाए, सहायक उत्सर्जन अंग, तो इसके अंतर्गत जो आएंगे वो क्या है, तो इसके अंतर्गत हम लोग लिख सकते हैं लंग्स, लंग्स, फेफड़ा, क्या इसे हम लोग बोलेंगे, फेफड़ा। सेकेंड इस लंग्स, स्किन, त्वचा, लंग्स, फेफड़ा, स्किन, त्वचा, और हम लोग लिख सकते हैं इंटेस्टाइन, आंत, लीवर, यकृत। ठीक है, तो ये आपका हेल्पिंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के अंतर्गत आएंगे। मेन आपका किडनी है, मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है, किडनी। इसके अलावा हेल्पिंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंतर्गत फेफड़ा, त्वचा, आंत और यकृत। ठीक, अब इसमें हम लोग लंग्स से भी कुछ एक्सक्रीटरी सबस्टांस बाहर आते हैं। तो लंग्स से जो एक्सक्रीटरी सबस्टांस है उससे बाहर आ रहे हैं, जैसे हम लोग CO2, जलवाष्प, वाटर वेपर, स्किन, त्वचा भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन कर रही है। किस रूप में, स्वेट, पसीना के रूप में। ठीक है, स्किन हो गया आपका, इंटेस्टाइन, आंत, ये जो है वेस्ट प्रोडक्ट, अपशिष्ट पदार्थ। डाइजेस्टेड फूड भी लिख सकते हैं बड़ी आंत के द्वारा। लीवर, लीवर का काम क्या है, तो लीवर जो है यह आपको अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है।
अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? लीवर, यकृत। तो कुछ ये आपका हेल्पिंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकालने में सहायता करते हैं, लेकिन मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है वह है किडनी। ठीक है, तो थोड़ा किडनी देखते हैं हम लोग। किडनी ठीक है। इस समझने के लिए इसे बनाया हूं। तो एक किडनी है जो कि सीम के बीज के समान है, छोटा सा किडनी। उपस्थित कहाँ होता है, किधर यह स्थित होता है? तो वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर, रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ओर यह स्थित होते। ठीक है, इसके ऊपर एक ग्लैंड स्थित होता है, इस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एड्रिनल ग्लैंड, या इसी को हम लोग सुप्रारीनल भी कहते हैं। रीनल, हिंदी एड्रिनल का होता है अधिवृक्क। अधि का मतलब ऊपर, वृक्क का मतलब किडनी, यानी किडनी के ऊपर स्थित ग्रंथि जिसे हम लोग क्या कहेंगे? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ये दोनों किडनी पे उपस्थित हो गए। इसमें देखेंगे किडनी में एक जालीनुमा संरचना है, नेट लाइक स्ट्रक्चर। इसे नेफ्रॉन कहा जाता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन है क्या? तो यह इसे हम लोग यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की इकाई, वृक्क की इकाई क्या कहलाएगी? नेफ्रॉन। वृक्क की इकाई क्या कहलाएगी? नेफ्रॉन, यानी वृक्क का जो मेन पार्ट है जिससे किडनी की संरचना हुई है उसे हम लोग नेफ्रॉन कहेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन इसका बन गया है कि किडनी की इकाई क्या है, तो है नेफ्रॉन। सेकेंड क्वेश्चन इससे जो बनेंगे नेफ्रॉन का अध्ययन, तो नेफ्रॉन का स्टडी जो है वो कहलाता है नेफ्रोलॉजी। क्या इसे हम लोग बोलेंगे? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रॉन का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, और जो इसके बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग नेफ्रोलॉजिस्ट भी कहते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट जो इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेफ्रोलॉजी ये हो गया आपका नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है, तो किडनी की इकाई क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, और जो इसके बारे में अध्ययन करते हो क्या कहलाएंगे? नेफ्रोलॉजिस्ट। इसकी संख्या भी कभी कभी पूछता है कि नेफ्रॉन की कुल संख्या कितनी है। तो नेफ्रॉन की जो संख्या है, नंबर्स, वो लगभग 10 लाख, 10 लाख। इसकी संख्या कितनी? 10 लाख। नेफ्रॉन की संख्या लगभग कितनी है? तो है आपका 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, कार्य इसका क्या है? फंक्शन, कार्य, फंक्शन। तो इसके कार्य जो है, फंक्शन, वो है आप फिल्ट्रेट ब्लड, रक्त को छानना। रक्त को छानना यानी जो भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, पोषक पदार्थ हैं, उस सभी को छान करके रक्त में ही बने रहने देना। ब्लड फिल्ट्रेट करने का काम करता है नेफ्रॉन।
ठीक है। तो ये नेफ्रॉन से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं कि इसका यूनिट क्या है, नेफ्रॉन, स्टडी क्या है, करने वाले क्या कहलाते हैं, कितनी संख्या है, या इसका फंक्शन क्या है। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर एक ग्लैंड है अधिवृक्क ग्रंथि, कहाँ स्थित है, तो यह किडनी के ऊपर। किडनी कहाँ स्थित होता है, किडनी, तो वृक्क जो है बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यानी रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर, के दोनों ओर यह स्थित होता है। ठीक है। लेंथ, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई जो है वृक्क की, वो प्रत्येक वृक्क की लंबाई जो होती है एवरी किडनी, प्रत्येक वृक्क की लंबाई कितनी है, तो वह है 4 इंच। प्रत्येक वृक्क की लंबाई कितनी, 4 इंच। वेट, वजन कितना होता है, तो इसका वेट भी जो है एवरी किडनी, यानी प्रत्येक किडनी के 150, यानी 150, 150 प्लस 150 इक्वल टू 300 ग्राम। ठीक है। तो प्रत्येक वृक्क का जो वजन है वो 150 ग्राम, लेकिन अगर वृक्क का वजन पूछा जाए तो टोटल जो है वह 300 ग्राम। लेंथ हो गया, वजन हो गया, वजन। ठीक है। आवरण, मेम्ब्रेन, किस आवरण से घिरा होता है यह, मेम्ब्रेन। वृक्क जो है एक आवरण से घिरा होता है जो इसे एक्सटर्नल हर्ट से सुरक्षा प्रदान करता है, बाह्य चोटों से। उस आवरण को पेरिटोनियम आवरण कहते हैं, पेरिटोनियम। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, पेरिटोनियम झिल्ली। ठीक है। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, इसलिए ध्यान देंगे, पूरा फोकस करेंगे इस पर। तो ये आपका वृक्क का संरचना है जो कि एक सीम के बीज के समान होता है। कहाँ स्थित होते हैं, तो रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। कितना वजन है इसका, 300 ग्राम। लेंथ कितना है, 4 इंच। किस आवरण से घिरा हुआ है, तो उस आवरण को हम लोग पेरिटोनियम आवरण के नाम से जानते हैं, मेम्ब्रेन, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। ये आपका किडनी, ये एड्रीनल ग्लैंड हो गए, ये नेफ्रॉन हो गए। इसे हम लोग बोलेंगे वृक्क धमनी, जहां पर यूरिया सबसे अधिक होता है। वृक्क धमनी किस स्थान पर, रीनल आर्टरीज, इसमें यूरिया की मात्रा सबसे अधिक होती है वृक्क धमनी में। ये जो भाग है इसे हम लोग बोलेंगे यूरेटर, हिंदी में इसे हम लोग बोलेंगे मूत्रवाहिका। ठीक है। ये जो भाग देख रहे हैं आप, इसे हम लोग बोलेंगे यूरिन डक्ट, या ब्लाडर भी बोलते हैं, मूत्राशय। और ये जो भाग है इसे हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग। ठीक। तो ये है आपका वृक्क की संरचना, जो कि वृक्क कहाँ स्थित है, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर। इसके ऊपर एक ग्लैंड स्थित है, अधिवृक्क ग्रंथि, जालीनुमा संरचना, इसे हम लोग नेफ्रॉन कहेंगे। नेफ्रॉन का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, जो इसका अध्ययन करते हैं वो नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाते हैं। संख्या कितनी होती है, तो अप्रॉक्स 10 लाख। कार्य इसका क्या है, तो फिल्ट्रेट ब्लड, रक्त को छानना। ठीक है।
लेंथ लंबाई, तो प्रत्येक ब्रिक की जो लंबाई है वो है 4 इंच, वजन कितना है 300 ग्राम, और किस आवरण से घिरा हुआ है, तो उस आवरण को हम लोग कहेंगे पेरिटोनियम झिल्ली, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेफ्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन की संरचना, ठीक है। तो इसकी संरचना में कुछ भाग हैं। ये यहाँ जालीनुमा संरचना, एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस, केशिका गुच्छ। क्या इसे बोलेंगे? केशिका गुच्छ, ठीक है। ये ऊपर का जो भाग है इसे हम लोग बोलेंगे बोमेन कैप्सूल। कैप्सूल्स, बोमेन का कैप्सूल, ओमेन कैप्सूल। ये इस बार जेएसएससी सीजीएल में पूछा था बोमेन कैप्सूल किसका भाग है, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग बोल लेंगे हेनलेस लूप, हेनले का लूप, ठीक है। ये बिंदु जहां पर डिसेंडिंग और असेंडिंग जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये कुछ भाग है नेफ्रॉन की संरचना में। एक है केशिका गुच्छ जिसे हम लोग ग्लोमेरुलस कहेंगे, ग्लोमेरुलस। दूसरा है वोमेन कैप्सूल, वोमेन का कैप्सूल, और इस भाग को हम लोग हेनलेस का लूप कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ग्लोमेरुलस का काम क्या है? तो ग्लोमेरुलस का काम जो होता है, इसे ब्लड सेल्स यानी रक्त कोशिका को छानना। रक्त कोशिका एवं प्रोटीन, ब्लड में उपस्थित रक्त कोशिका एवं प्रोटीन को ये फिल्ट्रेट करता है, छान कर वह रख लेता है, बाकी पदार्थों को आगे बोमेन कैप्सूल के माध्यम से बाहर कर देता है, ठीक है। इस रास्ते से वो आगे बढ़ जाती है बोमेन कैप्सूल के माध्यम से। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपका ग्लोमेरुलस का, जो कि रक्त में उपस्थित रक्त कोशिका है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो भी हैं, उसे वो फिल्ट्रेट करता है, एवं साथ ही साथ उसमें उपस्थित प्रोटीन को भी वो फिल्ट्रेट करके रख लेता है। बोमेन कैप्सूल डिसेंडिंग लिप में आगे बढ़ते हैं, तो इसमें जो भाग ये देख रहे हैं, ये जो भाग है, इनकी वॉल जो है, ये आपका ग्लूकोज प्लस सोडियम आयन प्लस पोटेशियम आयन, इसका एब्जॉर्प्शन का काम करता है। बोमेन कैप्सूल में कार्बोहाइड्रेट, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन का अवशोषित कर लिया जाता है, और शेष सांद्रित जल को यूरिन के माध्यम से बाहर यूरिन डक्ट में कलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर नेफ्रॉन की संरचना में एक हो गया आपका ग्लोमेरुलस, केशिका गुच्छ, दूसरा हो गया बोमेन कैप्सूल, और हेनले लूप, जो कि ये दोनों को अटैच जोड़ने का काम करता है, ठीक है। यूरिन, नेक्स्ट टर्म, एक सांद्रित जल के रूप में जो बाहर आ रहा है वो क्या है? यूरिन। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, यूरिन जिसे हम लोग मूत्र कहते हैं,
यूरिन में सबसे पहले क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है इसका पीएच वैल्यू, कि इसका पीएच वैल्यू क्या है। तो इसका पीएच वैल्यू जो है वो है 6, यानी कैसा पदार्थ है यह, तो यह अम्लीय है, एसिडिक है ना। अम्लीय पदार्थ है। यूरिन में सबसे अधिक जो मात्रा होती है जल की। तो जल की कितनी मात्रा है, तो जल की सबसे अधिक मात्रा 95%, सर्वाधिक मैक्सिमम। यूरिन में सबसे अधिक मात्रा किसकी है, तो है जल की, और कितनी है 95%। ठीक है, इसके अलावा भी उपस्थित है यूरिया। यूरिया की मात्रा कितनी, तो यूरिया है 2%। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड की मात्रा 2.7%। सोडियम क्लोराइड, लवण, सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी, तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा है 0.3%। लेकिन सबसे अधिक जो है वो किसकी मात्रा है, जल की। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि यूरिन में सबसे अधिक किसकी मात्रा, तो जल की, कितना परसेंट, 95%। इसको ध्यान में रखेंगे। और पीएच 6, इसका पीएच वैल्यू 6। इसके अलावा यूरिन का रंग, इसका कलर कैसा होता है, तो इसका रंग जो होता है वो हल्का पीला होता है, स्लाइटली येलो, हल्का पीला। अब ये हल्का पीला किसकी वजह से होते हैं, तो ये हल्का पीला होने का कारण है कि यूरिन में एक वर्णक उपस्थित होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं यूरोक्रोम। उस वर्णक का नाम क्या है, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम उपस्थिति के कारण यूरिन का रंग हल्का पीला होता है। और इस यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है, तो इस यूरोक्रोम का निर्माण जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन डिकम्पोज होते हैं, हीमोग्लोबिन डिकम्पोज, हीमोग्लोबिन के विखंडन के पश्चात क्या बनता है, यूरोक्रोम, जो कि यूरिन का रंग पीला निर्धारित करता है ग्लोबिन के विखंडन के पश्चात। ठीक है। एक क्वेश्चन आते हैं, यूरिन से गंध उत्पन्न होती है, स्मेल, किसकी वजह से, तो यूरिन से गंध जो उत्पन्न होती है, यूरिन से गंध, तो यूरिन में उपस्थित बैक्टीरिया, जीवाणु, बैक्टीरिया यूरिया को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यह अमोनिया में। ठीक है, यूरिन में उपस्थित जीवाणु जब यूरिया को अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं तो इस परिस्थिति में यूरिया से गंध उत्पन्न होती है। अमोनिया की मात्रा अधिक होने के कारण यूरिन से अधिक गंध उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये आपका यूरिन है जिसका पीएच वैल्यू 6, अम्लीय एसिडिक पदार्थ जिसमें जल की मात्रा 95%, यूरिया की मात्रा 2%, यूरिक एसिड 2.7, सोडियम क्लोराइड यानी लवण कितनी है, तो 0.3%। ठीक है, एक टर्म है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। या इसी को हम लोग बोलते हैं हीमोडायलिसिस। ठीक है, हीमोडायलिसिस, ब्रिक प्रत्यारोपण।
ठीक। तो ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन या हीमोडायलिसिस किस परिस्थिति में कराई जाती? तो ये परिस्थिति उस समय क्रिएट होता है जब आपका किडनी प्रॉपर काम ना करे, नॉर्मली ये वर्क ना करे, यानी वर्क नहीं करने के कारण है कि आपके ब्लड में सडनली यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, और यूरिया की मात्रा बढ़ने को हम लोग बोलते हैं उस रोग को यूरेमिया। जब रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो उस रोग को यूरेमिया कहा जाता है, जिस कारण आपका किडनी फिल्ट्रेट करने में अनेबल हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। तो उसके लिए एक आर्टिफिशियल कृत्रिम वृक्क की आवश्यकता पड़ती है। इस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए आर्टिफिशियल ब्रेक की आवश्यकता पड़ती है। आर्टिफिशियल ब्रेक आपके फैमिली मेंबर्स भी आपको वो डोनेट कर सकते हैं। कृत्रिम ब्रेक लगा दिए जाते हैं और कृत्रिम ब्रेक लगाने के पश्चात इस ब्रेक के माध्यम से यूरिया एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कर दिया जाता है। इस विधि को हम लोग कहते हैं हीमोडायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है। तो मनुष्य एक किडनी पे भी जीवित रह सकता है। अगर एक किडनी उनका प्रॉपर कार्य न कर रहा हो तो एक किडनी के माध्यम से भी वो लाइव रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। तो ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित टॉपिक था। आज का क्लास में एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया। इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही लाभदायक है। तो आज के लिए थैंक यू, सभी को धन्यवाद।